लोग कहते हैं कि कानून अंधा है। कहते हैं ना कि लॉ इज ब्लाइंड। मेरा अपना मत है कि लॉ से बड़ा सेंसिटिव पर्सन कोई है ही नहीं। क्यों? अगर कानून में संवेदना न होती तो हत्या हत्या है, चाहे वो किसी भी रूप में की जाती। मगर क्यों मर्डर को मर्डर माना गया? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहा गया। नेग्लिजेंट, डेथ बाय नेग्लिजेंट क्यों कहा गया? क्यों? इसमें मेंसरिया के डिफरेंट स्टेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब यहाँ था, मैं जो है लॉ सेक्रेटरी था, तो मैंने देखा एक हमारे पीसीएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी वो गैराज से गाड़ी निकाल रही थी और उसी के पीछे उनका जो है 6 महीने का बच्चा खेल रहा था। अरे अरे, वो देख नहीं पाई, अपने बच्चे को नहीं देख पाई और गाड़ी बैक किया और पिछला पहिया सीधे बच्चे को पटक के उसके गर्दन पे आ गया। वेरी ट्रेजिक। एंड द बेबी एक्सपायर्ड ऑन स्पॉट। शोर हुआ, देखा, वो तो देखते ही बिल्कुल वो लेडी बेहोश हो गई। अब बताइए 279 उस पर क्या चलाएंगे? अपनी ही माँ, बेटा अपना एक्सीडेंट डेथ हो गया। ये पर्पज है 279 के एक्सीडेंट को बेलेबल बनाने का। डेथ तो यहाँ पर भी हुई, लेकिन हत्या नहीं है, मर्डर नहीं है। मर्डर नहीं है। अब एक दूसरा कंडीशन, हमें त्रिपाठी जी में कोई विवाद हुआ, त्रिपाठी जी जा रहे हैं और मैं धीरे से आया, अपनी गाड़ी स्टार्ट किया और गाड़ी स्टार्ट के मैं स्पीडली लाकर उनको ऊपर चढ़ा दिया, गिर गए। इज इट एक्सीडेंट? नहीं, भैया मोटिव अलग हो गया ना। मोटिव मेंसरिया द मेन। इसको नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज हम लोग के लिए ये बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है कि फिर से एक बार हमें ऑनरेबल जज साहब के साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। आई रियली समटाइम्स फील ब्लेस्ड दैट व्हेनेवर आई रिक्वेस्ट हिम with open heart and folded hands, sir is always ready to share his time, knowledge and experience with us. He has a great erudition, scholarly aptitude and judicial wisdom. And in fact, he loves teaching, learning and guiding students preparing for judicial services. तो ये सर का एक अपना एक लगाव है, एक जुड़ाव है कि वो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, चाहे वो एचजेएस हो, यूपी पीसीएसजे हो, बिहार पीसीएसजे हो, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज हो, किसी भी तरीके के अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनरेबल जज साहब बच्चों को गाइड करना, उनको मेंटोर करना, उनको बताना कि क्या करें क्या ना करें, क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे उनको दूर किया जाए। इन्हीं सब आपके बहुत सारे सवाल जो आपके जहन में आते हैं बतौर स्टूडेंट जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और मुझसे लगातार आप मिलते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, तो हमने आज ये सोचा कि हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से क्यों ना खुद ऑनरेबल जज साहब से पूछें जो आप हमसे पूछते हैं कि सर हम अपने तैयारियों में किन बातों का ध्यान रखें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला और आप हमारे बीच आए हमेशा की तरह इसके लिए। एंड टू से थैंक यू विल बी डिमीनिंग ऑफ एवरीथिंग। तो सर मैं थैंक यू नॉट फॉर मी, दैट इज माय इंस्टीट्यूशन, सो फॉर आई। सर जैसे ये इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो हम पढ़ते हैं, इसमें क्या बुनियादी फर्क होता है? देखिए, इंडियन पिनल कोड्स इज ए सब्सटेंसिव एक्ट। इसमें उस एक्ट को डिफाइन किया गया है जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। अच्छा। और इसमें वो सारे ऑफेंसेस दिए हुए हैं जिनका ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में होता है। बट अब यहीं पर आप सीआरपीसी देखेंगे, देयर आर डिफरेंट कोड्स, सीजीएम कोड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज एंड सेशन जज जी। और हर कोर्ट को पावर दिया गया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितना पावर है? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मैक्सिमम 3 इयर्स दिया गया है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 3 इयर्स, असिस्टेंट सेशन जज मैक्सिमम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 इयर्स, असिस्टेंट सेशन जज मैक्सिमम 10 इयर्स। ये मैं हाईएस्ट उसको जो है पेनाल्टी कह रहा हूं। और एडिशनल सेशन जज यानी पनिशमेंट अप टू कैपिटल पनिशमेंट। नाउ अब आपके इंडियन पिनल कोड में सेक्शंस दिए हुए हैं जिसमें एक सेक्शन में डिफिनीशन दिया है
और एक सेक्शन उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन करता है। अच्छा अच्छा। जैसे सेक्शन 378 इंडियन पिनल कोड, व्हाट इज थेफ्ट। थेफ्ट किसे कहते हैं, चोरी किसे कहते हैं, उसका सेट लैंग्वेज है whoever, देखिए whoever takes any movable property belonging to any other person without his consent। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आप देखिए, पहले आप डिफिनीशन समझिए। whoever, जो कोई भी, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जहां भी वर्ड से थोड़ा सा आपका विचलन हुआ, पूरा का पूरा डिफिनीशन गलत हो जाएगा, बदल जाएगा। whoever, जो कोई भी, टेक्स, लेता है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी चल संपत्ति। अब देखिए यहां पर भूल से भी अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया तो टोटल डिफिनीशन गलत बदल जाएगा। चोरी केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की जा सकती है क्योंकि उसमें लेना है। मैं पेड़ उखाड़ के नहीं ले जा सकता हूं, मैं जमीन उठा के नहीं ले जा सकता हूं, मैं घर उठा के नहीं सकता हूं, घर के अंदर रखा आपका कोई सामान ही ले जा सकता हूं। बिल्कुल ठीक बात। तो whoever takes any movable property belonging to any person from the possession, योग सभी, from the possession of any person, किसी व्यक्ति के कब्जे से, विदाउट हिज कंसेंट। अब चोरी के लिए क्या आवश्यक तत्व क्या है? नंबर 1, व्यक्ति के कब्जे में हो। नंबर 2, अपराधी उसे ले रहा हो। नंबर 3, उस ले जाने के लिए उसने कभी कंसेंट न दिया हो, सहमति न दी हो, दैट इज थेफ्ट, वो चोरी है। मिस्टर त्रिपाठी अपनी गाड़ी ले जाते हैं सर्विसिंग के लिए, एक गैराज में दे देते हैं सर्विसिंग के लिए, जी भाई सर्विस कर दो, शाम को ले जाऊंगा। सर्विस करता है, सर्विसिंग हो गई, गाड़ी शाम को तैयार है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया गैराज से त्रिपाठी जी के पास की गाड़ी तैयार है। नो, त्रिपाठी टहलते उधर से निकलते हैं, देखा उन्होंने गाड़ी खड़ी है, उन्होंने गाड़ी उठा लिया, लेके चला है। टेल मी वेदर इट इज थेफ्ट? डेफिनेटली इट इज थेफ्ट, बिकॉज थेफ्ट के लिए ओनरशिप इमटेरियल है। अच्छा, ये बात भी है। ओनरशिप इमटेरियल है, थेफ्ट के लिए पोजेशन मटेरियल है, उसके पोजेशन में था। और इनका लीगल तब होता जब उस सर्विस का ये पेमेंट करते और वो कंसेंट देता, फिर अपनी गाड़ी लेकर के वापस आते। ये बात है। उसके एब्सेंस में गाड़ी इनके पोजेशन में नहीं थी, गाड़ी उसके पोजेशन में थी। भले इनकी गाड़ी है लेकिन पोजेशन उसका है, उसके पास है, और ओनरशिप आवश्यक नहीं है थेफ्ट के लिए। ये बात है, इसलिए थेफ्ट होगा। तो इस तरह से हर डिफिनीशन क्लियर दिया हुआ, क्लियर, स्पष्ट है, क्लियर है। अब 378 में डिफाइन कर दिया। अब 379, whoever commits theft shall be punishable with such and such punishment। ठीक है। अब आपको कंपटीशन पर्पस के लिए 378 महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक बात। 379 महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो लोग पढ़ रहे हैं, अब देखिए चार्जशीट दाखिल होती है या जब पुलिस आरोप पत्र दाखिल करती है तो अंडर सेक्शन 379, अंडर सेक्शन 378 नहीं। क्यों? कि ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो 379 में है, में दिया गया है। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 376, 377, 378, 379, ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि 379 सुनते ही जो है 379 पे टिक कर देते हैं, जबकि 378 होगा, जबकि वो 378 होगा, 379 नहीं होगा। परिभाषा तो 378 में दी है, उसमें दंड क्या होगा ये 379। दंड में क्या होगा? बट इसका क्वेश्चन, पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन, बिल्कुल ठीक बात, 376, 378, 379, निश्चित ही आप टिक करेंगे 379 पे। इसलिए आपका एक एक प्रोविजन को आपको दे। अब इसका होगा क्या? अब किसी ने चुरा लिया, चोर पकड़ लिया गया, उसको सजा मिलनी है, उसका ट्रायल होना है। कौन कोर्ट ट्रायल करेगा, किस कोर्ट में ट्रायल होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी,
कैसे उसको प्रोसीड करेगा, दीज प्रोसीजर्स आर कंटेन्ड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बिल्कुल ठीक। तो सब इंडियन पिनल कोड इज सब्सटेंसिव एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज प्रोसीजर ऑफ ट्रायल, कोड ऑफ प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। अब जब सीआरपीसी में आप पढ़ेंगे देखेंगे तो देयर आर थ्री क्लासेज ऑफ ट्रायल, मेनली मजिस्ट्रेट ट्रायल, नंबर 2 सेशन ट्रायल। What is distinction between magistrate trial and session trial? Number 1. Number 2, magistrate trial में भी summon trial, warrant trial. What is distinction between summon trial, warrant trial? Number 3, summary trial, magistrate का ही trial है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा राइट ए नोट, आपके मेन एग्जाम्पल, राइट ए नोट ऑन फॉलोइंग समन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल, सेशन ट्रायल, एनी 3 या एनी 2 कर दिया। तो अब आपको ये देखना कि समन ट्रायल क्या है, समरी ट्रायल क्या है, वारंट ट्रायल क्या है, सेशन ट्रायल क्या है। अब इसके लिए आप सीआरपीसी में जाइए, शेड्यूल में जाइए, देखिए डिफिनीशन देखिए सीआरपीसी में, व्हाट इज वारंट केस, व्हाट इज समन केस। ठीक बात है ना। तो ये जब आप देखेंगे समन केस क्या है, वारंट केस क्या है, क्यों कि सेशन ट्रायल जितने ट्रायल हैं वो ऑलरेडी वारंट ट्रायल है जी, वो वारंट ट्रायल ही है। मगर वारंट ट्रायल सिंपली का जो ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट करता है और सेशन ट्रायल का सेशन कोर्ट करता है, ये आपके सीआरपीसी के शेड्यूल में दिया हुआ है। कौन सा ऑफेंस मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल होगा, कौन सा ऑफेंस सेशन ट्रायल में होगा, सेशन द्वारा ट्रायल होगा। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है। और ये सब किस पर डिपेंड करते हैं, पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द स्पेसिफिक ऑफेंस, वो इंडियन पिनल कोड में है, वो इंडियन पिनल कोड में है। ये रिलेशन से इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड प्रोवाइड करता है कि कौन सा कृत्य अपराध होगा और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड करता है कि किसी अपराध का ट्रायल किस प्रक्रिया के तहत किस तरह से किया जाएगा। तो सर क्या कुछ इसका भी आधार है कि किस काम को अपराध माना जाएगा, उसका क्या कैटेगरी का आधार होगा या डेफिनेशन, मतलब अगर हम किसी को कह रहे हैं ये काम ऑफेंस है, अपराध है, हाँ, तो वो क्यों अपराध है, या कुछ उसका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन भी है कि कितने तरह के अपराध हो सकते हैं, या अपराध की कोई क्लासिफिकेशन। देखिए मेन क्लासिफिकेशन अपराध का है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंस wherein the police can arrest any person without warrant of the court। बिल्कुल ठीक बात। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस किसी को तब तक अरेस्ट नहीं कर सकती है जब तक कोर्ट अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी न करे, वारंट जारी न करे। ये बात कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। नाउ अब बेलेबल, नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस हैं जिनमें बेल कैन बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। और नॉन बेलेबल केस ऐसे हैं जिसमें बेल एज ए मैटर ऑफ राइट ग्रांट नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट तय करेगा कि कोर्ट तय करेगा इसमें दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपका हो गया बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। अब आप जब सीआरपीसी का शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन कौन से अपराध हैं, वो समन ट्रायल हैं, वारंट ट्रायल हैं, सेशन ट्रायल हैं, बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, कॉग्निजेबल हैं, नॉन कॉग्निजेबल हैं। क्योंकि इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, लॉ में ये आपको एक्सप्लेन नहीं होता है कि इसको कॉग्निजेबल होने का आधार क्या है। नो, बस एक शेड्यूल्ड है कि हाँ ये कॉग्निजेबल है, ये नॉन कॉग्निजेबल है। लेकिन जहाँ तक लेमैन स्टडी है, जैसे आप कहते हैं ना कि नज़र डालेंगे एक इवैल्यूएशन पर्पज से या एक कहते हैं एनालिसिस पर्पज से, तो आप देखेंगे जो हीनियस ऑफेंसेज हैं
उनको नॉन बेलेबल रखा गया है और कॉग्निजेबल रखा गया है। और जो पीटी ऑफेंसेस हैं उतने हीनियस नहीं है, या ये कह लीजिए कि जो मोरल टर्पिट्यूड को अफेक्ट करता है जो ऑफेंस, वो सब टोटल कॉग्निजेबल है, पुलिस कैन अरेस्ट। और बाकी जो एक टर्पिट्यूड जो आपका मोरल नहीं है, पीटी, जैसे एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट हो गया सेक्शन 279 इंडियन पिनल कोड, रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग, रैश से कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, नेग्लिजेंट कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, वो न तो कॉग्निजेबल है और न तो नॉन बेलेबल है, वो बेलेबल है। अब कहते साहब इतना कोई चढ़ा करके और मार दिया उसको और तुरंत ही जमानत पे छूट गया, इसके पीछे ग्राउंड है। देखिए लोग कहते हैं कि कानून अंधा है, कहते हैं ना कि लॉ इज ब्लाइंड, इट नेवर डिफ्रेंशिएट द ह्यूमैनिटी। मेरा अपना मत है कि लॉ से बड़ा सेंसिटिव पर्सन कोई है ही नहीं, कानून से बड़ा जो है संवेदनात्मक जो अथॉरिटी है वो कोई है ही नहीं। क्यों? अगर कानून में संवेदना न होती तो हत्या हत्या है, चाहे वो किसी भी रूप में की जाती। बिल्कुल ठीक है। मगर क्यों मर्डर को मर्डर माना गया? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहा गया। डेथ बाय नेग्लिजेंट क्यों कहा गया? क्यों? इसमें मेंसरिया के डिफरेंट स्टेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब यहाँ था, मैं जो है लॉ सेक्रेटरी था, तो मैंने देखा एक हमारे पीसीएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी वो गैराज से गाड़ी निकाल रही थी और उसी के पीछे उनका जो है 6 महीने का बच्चा खेल रहा था। अरे अरे अरे, वो देख नहीं पाई, अपने बच्चे को नहीं देख पाई और गाड़ी बैक किया और पिछला पहिया सीधे बच्चे को पटक के उसके गर्दन पे आ गया। ओफ, वेरी ट्रेजिक। एंड द बेबी एक्सपायर्ड ऑन स्पॉट। शोर हुआ, देखा, वो तो देखते ही बिल्कुल वो लेडी बेहोश हो गई। अब बताइए 279 उस पर क्या चलाएंगे? अपनी ही माँ, बेटा अपना एक्सीडेंट डेथ हो गया। ये पर्पज है 279 के एक्सीडेंट को बेलेबल बनाने का। डेथ तो यहाँ पर भी हुई, लेकिन हत्या नहीं है, मर्डर नहीं है। मर्डर नहीं है। अब एक दूसरा कंडीशन, हमें त्रिपाठी जी में कोई विवाद हुआ, त्रिपाठी जी जा रहे हैं और मैं धीरे से आया, अपनी गाड़ी स्टार्ट किया और गाड़ी स्टार्ट के मैं स्पीडली ला कर उनके ऊपर चढ़ा दिया, गिर गए। इज इट एक्सीडेंट? नहीं, यहाँ मोटिव अलग हो गया ना। मोटिव मेंसरिया द मेन डिसाइडिंग फैक्टर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इज मेंसरिया। बहुत बड़ी बात। धारणा, इंटेंशन क्या है आपका, क्या है? तो प्रोसीजर आप देखिए, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सारे ऑफेंस का ट्रायल किस तरह से होता है वो सबका प्रोसीजर दिया हुआ है। साथ ही साथ पुलिस प्रिवेंटिव डिटेंशन, कहते हैं नहीं, लखनऊ में धारा 144 लागू हो गए। इधर 144 पढ़िए तो क्या है, आप सीआरपीसी में धारा 144 जो दिया हुआ है, जो लागू होता है, पुलिस करती है, आप पढ़िए क्या है वो, तो आपको पता चलेगा कि टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर आल्सो, ए प्रिवेंटिव ऑर्डर इज पास्ड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम वगैरह का चक्र नहीं है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देयर आर 2 kinds of magistrate under criminal procedure code. First executive magistrate, second judicial magistrate. Executive magistrate include district magistrate and so on, executive side. Judicial magistrate आपका कोर्ट का है। तो इस तरह उनके लिए प्रिवेंटिव डिसीजन कुछ दिया हुआ है उसमें प्रोविजन कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आप ये कैटेगरी वाइज है, आप तैयारी करिए, आपको निश्चित ही, आप अगर इस स्लाइड से देखेंगे इंडियन पेनल कोड के सारे प्रोविजन आपने देख लिया। अब त्रिपाठी जी ने ये क्वेश्चन किया था, क्या इसमें कुछ क्या अपराध है, क्या नहीं अपराध है, कौन सा कार्य अपराध है, कौन सा कार्य नहीं अपराध। दोस्तों, अपराध तब तक नहीं होता जब तक उसमें मेंसरिया नहीं होता, जब तक गिल्टी माइंड नहीं होता है, इल इंटेंशन नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी अवस्थाएं हैं
जहां पर गिल्टी इंटेंशन न होती हुई भी वो अपराध करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी अचानक छत से नीचे गिर गया, हेड इंजरी आ गई उसको, और उधर संजोग से एक डॉक्टर आ रहा था। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक इंसिडेंट अपने सामने ही बता रहा हूं। मैं कानपुर से आ रहा था और मैं एसी फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ था, हमारे साथ ही एक और ऑफिसर बैठे हुए थे। अचानक उनको सीवियर हार्ट अटैक पड़ा। अरे, सीवियर हार्ट अटैक पड़ा, मतलब नाक से ब्लड आने लगा। और बगल में हमारे एक डॉक्टर साहब भी आ रहे थे। उनका साहब देखिए, मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, अगर इनको मैं अल्ट्रा बांध दे दूं तो कुछ इनकी हालत सुधर जाएगी, फिर इनको हॉस्पिटलाइज करा दिया जाएगा। मगर इसमें रिस्क है। रिस्क ये है कि या तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी और या तो फिर कोलैप्स कर जाएंगे। अब बताइए उसमें क्या हो सकता था। उसमें जितने पेशेंट सब चाहते थे कि इनकी जान किस तरह से बचे, तो सभी ने उन्होंने कहा कि साहब देखिए, ऐसा कि आप दीजिए, एक रिस्क लीजिए, जोखिम उठाइए, बच जाएंगे तो ठीक है, नहीं बच जाएंगे तो हमने प्रयास किया, फिर देखा जाएगा। देन डॉक्टर गेव द इंजेक्शन कंटेनिंग डेबॉर्न, या कौन सा इंजेक्शन था, और विद इन 15 मिनट्स वो थोड़ा सा होश में आ गए, थोड़ा स्वस्थ हो गए, इस लायक हो गए कि हाँ उनको फिर भर्ती कराया जा सकता है। अब सपोज उनकी डेथ हो गई होती तो ये भी मर्डर था। जानबूझ करके डॉक्टर दवा दे रहा है कि इससे इनकी मृत्यु भी हो सकती है। क्या बताइए, क्या डॉक्टर के खिलाफ हम कोर्ट केस कर सकते हैं? व्हाट विल बी द रिप्लाई? नो, नो, नेवर। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन था इन वेलफेयर ऑफ द पेशेंट। उस रोगी को जान बचाने के उद्देश्य से उसने ईमानदारी से प्रयास किया। अगर उस प्रयास में कमी, उस प्रयास के वजह से अगर कहीं उसकी डेथ हो गई, तो ऐसी स्थिति में वो ही विल कम अंडर द एक्सेप्शन सेक्शन 82, 80, 81 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इसलिए एक्सेप्शन क्लॉज जब आप पढ़िएगा तो आपको खुद टोटल पता चल जाएगा क्या अपराध है और क्या अपराध नहीं। एक्सेप्शन डिफाइन करेगा। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। और आगे भी हम चाहेंगे कि आप समय समय पर हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करते रहें और अपने जुडिशियल विजडम और अपनी नॉलेज से हम सब लोगों को लाभान्वित करते रहें। आपका देखिए त्रिपाठी जी, आप हमारे छोटे भाई ही नहीं, मेरे गुरु भाई भी हैं। मैं बता दूं, आपके फादर हमारे डिस्ट्रिक्ट जज थे, जिन्होंने मुझे नैनीताल में ट्रेनिंग दिया था। और आज मेरा सौभाग्य है कि जज साहब के सुपुत्र त्रिपाठी जी और हम आज साथ में बैठते हैं, साथ में करते हैं, तो ये तो हमारे परिवार के हैं, जुडिशियल फैमिली के हैं, जुडिशियल कमिटमेंट है इनमें। इसलिए आप लोग यकीन कीजिए कि इनके गाइडेंस में चलिएगा तो यू विल बहुत पुरानी बात, फाइंड एवरीथिंग फॉर योर हैप्पीनेस एंड माय बेस्ट विशेस फॉर योर वेल प्रिपरेशन एंड फॉर योर सक्सेस। थैंक यू। धन्यवाद।